नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की शुरुआत करने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर मॉस्को से। अब से कुछ ही देर बाद रूसी संसद में राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, और इस संबोधन से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि पुतिन आज कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इस बड़े ऐलान को देखते हुए विश्व युद्ध का संपूर्ण प्लान है क्या? क्योंकि इस वक्त पुतिन के संबोधन पर सबकी नजर है, दुनिया की नजर है। कुछ ही देर बाद पुतिन का संबोधन, यूक्रेन स्वीडन को नेटो में शामिल करने से पुतिन नाराज। बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान भी संभव है क्योंकि रूस में अचानक तेज होती परमाणु गतिविधि को देखते हुए भी बड़ी खबरें और डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए अब से थोड़ी देर बाद पुतिन के ऐलान, जहां विश्व युद्ध को देखते हुए ऐलान भी क्या संभव है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि थोड़ी देर में पुतिन के इस संबोधन में नजर रहेगी इस बात पर कि क्या यूक्रेन और स्वीडन को नेटो में शामिल करने से पुतिन की नाराजगी आज के इस बयान में एक बार फिर सामने आएगी। क्या फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान पुतिन कर सकते हैं? रूस में अचानक तेज हुई परमाणु गतिविधि को देखते हुए भी ऐलान पर नजर है। पुतिन के संबोधन पर थोड़ी ही देर में, अभी फिलहाल एक बार फिर से बता दें, थोड़ी देर में पुतिन का राष्ट्र के नाम यह संबोधन है, जहां बड़ी खबर अब TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा नेटो की प्लानिंग के बाद पुतिन के संबोधन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा था नेटो के सैनिक यूक्रेन भेजे जाएं। एक बार फिर से सुनिए मैक्रो का ये बयान। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्रो के इस बयान के बाद टाइमिंग पुतिन के संबोधन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां इमैनुअल मैक्रो ने कहा था नेटो के सैनिक यूक्रेन भेजे जाएं। अब मैक्रो के बयान के एक दिन बाद इस संबोधन पर दुनिया की नजर है, क्योंकि आज के इस संबोधन से साफ हो जाएगा कि युद्ध के तीसरे साल में पुतिन क्या बड़े फैसले ले रहे हैं। अब पुतिन के संबोधन को लेकर रूस में भी बहुत बड़ी तैयारी। एक और खबर आपके सामने, जहां 17 शहरों के सिनेमा हॉल में भाषण का होगा प्रसारण। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से प्रसारण को देखते हुए रूस में भी बड़ी तैयारी की गई है, और 17 सिनेमा हॉल्स में पुतिन के भाषण का प्रसारण होगा। थोड़ी ही देर में संसद में पुतिन का यह संबोधन, जिसकी एक एक तस्वीर और किए जा रहे ऐलान की जानकारी आपको देगा TV9 भारतवर्ष। अब मैक्रो को पुतिन के करीबी की बड़ी धमकी। एक और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि मैक्रो की सेना का हश्र नेपोलियन की सेना की तरह होगा। पुतिन के करीबी ने 1812 के हमले का जिक्र किया है। इस हमले का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने जिस तरीके से नेटो के ट्रूप्स को यूक्रेन भेजने की बात कही है, उसके बाद ये बड़ी धमकी मैक्रो को पुतिन के करीबी की है, जहां मैक्रो की सेना का हश्र नेपोलियन की सेना की तरह होगा, ये बात कही गई। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का यह बड़ा बयान आखिर था क्या? बहुत बड़ा बयान इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों की सेना यूक्रेन जा सकती है। इमैनुअल मैक्रो ने यह कहा रूस के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं नेटो देश, और रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने सैनिक। अब रूस को हराने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कहते हुए इमैनुअल मैक्रो ने यह बयान दिया है, और साफ तौर पर कह दिया कि रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक, और रूस के खिलाफ जंग में अगर नेटो उतरते हैं, नेटो देश उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है पुतिन की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस और नेटो के बीच सैन्य ताकत का यह समीकरण आखिर क्या है? ग्राफिक्स के जरिए एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इस सैन्य ताकत को परखना बहुत जरूरी है। आज के इस हालात में जिस तरीके से ये डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। और सुमित, किसकी कितनी क्षमता है रूस वर्सेस नेटो की बात आज इस लिहाज से जिस समय पर हम कर रहे हैं, उसमें इस सैन्य ताकत को देखते हुए एक्टिव सैनिकों की संख्या देखिए, और साथ ही सेना के जवान नेटो के पास है 54,05,700, जबकि रूस के पास है 13,50,000। रिजर्व फोर्स का डेटा भी आपके सामने रखेंगे। पैरा यूनिट्स किसके पास कितनी है, कुल एयरक्राफ्ट किसके पास कितने हैं, फाइटर्स कितने हैं, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कितने हैं, स्पेशल एयरक्राफ्ट कितने हैं। यह सैन्य ताकत का जिक्र इस वक्त इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर बाद पुतिन के राष्ट्र को दिए जा रहे संबोधन पर नजर है। सुमित, सबसे पहले इसी बारे में आपसे जानकारी। बिल्कुल, आपने सुरभि कंपैरिजन तो बता दिया, लेकिन रूस के लिए एक अपर एज या फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी क्षमता या फिर एक बड़ी मजबूती ये है कि रूस को ये जंग अपने इलाके में नहीं बल्कि यूक्रेन के आगे
आप यूरोप के इलाके में लड़नी है, तो सबसे ज्यादा खोने के लिए यूरोपियन देशों के पास, नाटो देशों के पास यह है कि वो इस जंग को यूक्रेन से निकालकर अपने इलाकों में ले आएंगे। और रूस जो बात आप कह रहे हैं उसी को देखते हुए ग्राफिक्स होगा और मैं चाहूंगी तब आप मुझे अपर गोप्रो में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके से रूस ये बड़ी तैयारी के तहत ऐलान अगर करता है तो कौन कौन से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसी बारे में चर्चा के लिए आपको बता दूं फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमिताभ सर, स्वागत है आपका। और आज के इस लिहाज से चर्चा जरूरी है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 25 मिनट बचे हैं और उसके बाद पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन। देखिए, अभी जो इमैनुअल मैक्रों ने बोला है वो एक तरह से पुतिन के लिए काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं करीब 10 दिन बाद। Exactly. और जो भी जिनको भी प्रॉब्लम होगी पुतिन से राष्ट्र के नाम पर, उनको इस स्टेटमेंट से फायदा मिल जाएगा। और पुतिन ने भी इसका करारा जवाब दिया है, या उनके जनरल्स ने भी, कि 1812 में नेपोलियन भी आया था वहां, उसने भी अटैक करके हालांकि मॉस्को जीत लिया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उनको हार के वापस जाना पड़ा और एक बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा उनका वहां खत्म हो गया। और इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, जिसका ना अमेरिका अनुमोदन करता है, ना ब्रिटेन अनुमोदन करता है, ना नेटो करता है, इमैनुअल मैक्रों के लिए भी एक डिफेंसिव पोजीशन, आप 1-2 दिन में हम देखेंगे वो भी स्टेटमेंट आ ही जाएगा, कि इस तरह के हेल्पफुल एटीट्यूड को जो वो दिखा रहे हैं। और फ्रांस हमेशा से एक अलग धारा लेके चला है इस पूरे युद्ध में। वो हमेशा से ये कहता है कि हमें रूस से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और युद्ध का अंत होना चाहिए। और चीन जब वो गए थे इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा कि फ्रांस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना के वसाल स्टेट नहीं, यानी उनसे उपराज्य नहीं है, इसलिए अमेरिका को उनके साथ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट देके, खासकर जब यूएस में भी इलेक्शंस हैं और रूस में इलेक्शन होने वाले हैं, ये वहां के हालात को और पुतिन के लिए कंडीशन। अब ये जो टाइमिंग का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, चुनाव होने से पहले और अब जो संबोधन होने वाला है, उस लिहाज से एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 3 दिन पहले ही पुतिन ने भी चेतावनी दी थी। अब ये चेतावनी क्या थी? यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की चेतावनी। बड़ी खबर बता दें, पुतिन ने परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल की भी बात कही थी। इसी बारे में एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि परमाणु युद्ध की धमकी जिस तरीके से लगातार इस दौरान मिल रही है, जाहिर सी बात है वेस्ट भी लगातार इसको लेकर बड़े स्पेकुलेशंस लगाता आया है कि रूस किस हद तक परमाणु युद्ध की चेतावनी देता आया है। और बड़ा सवाल अब इस चेतावनी को देखते हुए यही है, जहां 3 दिन पहले आपको बता दें पुतिन ने दी थी चेतावनी, यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने की। ये चेतावनी क्या थी, सुनिए। तो क्या पुतिन छेड़ेंगे परमाणु युद्ध? टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं? सुमित, इसी बारे में हम लगातार अब चर्चा कर रहे थे और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने की धमकी की बात तो हमने सुनी, लेकिन अगर युद्ध का ये दायरा बढ़ता है तो देखिए किस तरीके से ये तमाम डिटेल्स हमारे सामने है कि कैसे यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, 3रा साल है, लेकिन पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फ्रांस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन और अमेरिका, यानी ये अगर रूस वर्सेस नेटो होता है तो जाहिर सी बात है परमाणु क्षमता का भी हो सकता है इस्तेमाल। देखिए, इसमें आप एक बड़े की प्लेयर को भूल गए, वो है बेलारूस। बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जो रूस इस्तेमाल करेगा खास तौर पर पोलैंड को और दूसरे देशों को काउंटर करने के लिए। आपको याद होगा कि बेलारूस एक ऐसी जगह थी जहां पर अपने जो जितने आप कह सकते हैं मिशनरीज थे या फिर आपके जो लड़ाके थे, वो रूस ने लगातार डिप्लॉय किए, अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए और रूस बेलारूस का इस्तेमाल भी करेगा। तो आप मानिए कि जब जंग के मैदान में जब भी सेनाएं जाती हैं तो 2 तरफ से काउंटर अटैक करती हैं। पहला अटैक होगा यूक्रेन की तरफ से अगर रूस की सेनाएं घुसेंगी, और दूसरा होगा बेलारूस से, जहां पर जो आप कह सकते हैं कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए रूस आगे बढ़ सकता है। तो ये बात नाटो के देश भी जानते हैं कि कई जगहों से उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन क्या वो इस चीज के लिए तैयार है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नाटो देश लगातार रूस पर ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 1 साल से नेगोशिएशन की बातें लगातार चल रही थी वो रुक गई हैं। रूस उस टेबल पर आकर बैठे, लगातार इस जंग को रोके। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और शिवाज सर, क्या आप इस बात को अग्री करते हैं कि रूस किसी भी हद तक जाते हुए अभी भी डायलॉग के लिए पहले राजी होगा? देखो सुरभि, मुझे 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। देखो, ये प्रेशर और काउंटर प्रेशर हो रहा है कहीं ना कहीं। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला, इमैनुअल मैक्रों ने, उन्होंने ये बोला कि ये रूल आउट नहीं कर सकते कि नाटो की फोर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन में तैयार रहने की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कुछ आगे बताना। मगर जो नाटो के एक प्रकार से प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका और बाकी सब ने ये रूल आउट कर दिया
कि नेटो के जो बूट्स इन ग्राउंड यूक्रेन में नहीं होंगे। जो दूसरी बात आती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अब इलेक्शन जो क्योंकि मार्च में होने वाले हैं और पुतिन को एक प्रकार से ये इस स्टेटमेंट का बहुत फायदा होने वाला, इसमें कोई शक नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन जो है नेटो के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ये बार बार नेटो ने क्लियर कर दिया, उसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाएगा। अब फिनलैंड और स्विट्जरलैंड ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन को नेटो अपने अंदर डाल के एक प्रकार से डेंजर को मोल लेगा। अब ये लगता है जो लड़ाई के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है कि आज यूक्रेन हार के कतार पे है क्योंकि उसको हथियार नहीं मिल रहे। अब बूट्स ऑन ग्राउंड से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके पास हथियार नहीं। 60 बिलियन डॉलर का जो इनको सामान मिलना था वो कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया, अभी तक वो रुका हुआ है। अमेरिका में नेटो ने भी इतना हथियार नहीं दिए। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन की है, उसके पास जो मिसाइल और रॉकेट्स और बम की, और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जिस बारे में जिक्र सुमित कर रहे थे शिवाज सर, कि किसी ना किसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि अब बातचीत के जरिए कोई हल निकल सके। लेकिन पुतिन की परमाणु तैयारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और डिटेल आपके सामने, जहां रूसी सेना ने परमाणु बम के इस्तेमाल का अभ्यास किया है। अब टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए ड्रिल हुई है। रूसी सेना के लीक डॉक्यूमेंट से खुलासे को लेकर बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां आपको बता दें फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तो पुतिन का आखिर ये परमाणु प्लान है क्या? किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद बड़े खुलासे हुए हैं? आपको बता दें यूरोप अमेरिका के लिए ये रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि जमीन, हवा, समुद्र से परमाणु हथियार दागने के युद्धाभ्यास को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। यूरोप एशिया के सीमित युद्ध क्षेत्र में दागने के लिए अलग तरह के हथियारों को डिजाइन किया गया है। यहां तक कि अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले परमाणु बॉम्ब का डिजाइन भी अलग है। और इस बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ऑपरेटिंग सिद्धांतों पर चर्चा हुई है। रूस के परमाणु प्लान पर चीन की 100% मुहर भी है। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं, आपको हम ये भी बता देते हैं रूस के पास आखिर कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है और पुतिन के पास कितने परमाणु बॉम्ब है। ये आंकड़ा अब आपके सामने, क्योंकि रूस के पास करीब 5,977 परमाणु हथियारों का अनुमान है। 1588 परमाणु हथियारों की अलग अलग जगह तैनाती को लेकर भी दावे किए जाते हैं। 10 पनडुब्बियों में 800 परमाणु वॉरहेड की तैनाती। आदेश मिलने के चंद सेकंड के अंदर परमाणु हमला संभव है। 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और रूस की मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। इन तमाम स्पेक्यूलेशंस के बीच सवाल अमिताभ सर वहीं पर आता है, आज के इस संबोधन में क्या मैसेज वेस्ट को दिया जाएगा? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि अभी इलेक्शन है पुतिन के, जिसमें वो जाहिर है वो जीतने वाले हैं, लेकिन एक माहौल बनाया जाएगा कि इलेक्शंस को लेजिटिमाइज किया जाए, न कि सिर्फ रूसी जनता के लिए बल्कि दुनिया के लिए, ये दिखाने के लिए कि रूस एक बहुत बड़ा पावर है। जो मुझे लग रहा है उसमें जो वाक युद्ध चल रहा है इस समय, उसमें पुतिन ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरह वेस्ट या नेटो या जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं वो रूस को कमजोर न समझे। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात इमैनुअल मैक्रोन ने जैसा किया है, जैसा कहा है, अगर वो करते हैं तो उसका प्रतिकार किया जाएगा उन आणविक शस्त्रों के इस्तेमाल से, और वो इस बात को स्पष्ट करेंगे। खासकर ये बात पर वो एम्फसाइज करेंगे कि अब तक क्या हुआ है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हाल ही में जो अमेरिकी पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, और वो रूसी जनता के लिए खास करके था, रूसी जनता जो है वो रूस का पार्ट था, रूस के इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो एक लोग हैं। सिर्फ एक वेस्टर्न नैरेटिव के चलते यूक्रेन जो है। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट इश्यू सर, और सुमित मैं चाहूंगी क्योंकि हम इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे, प्रिजनर्स को स्वैप करना ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू, और आपको नहीं लगता कि विद इन रशिया एक वॉर ऑफ फटीग को देखते हुए रशियंस के बीच में ही एक अलग रिएक्शंस देखने को मिले इस वॉर को देखते हुए? देखिए बिल्कुल, लेकिन वो आप मान के चलिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको उन सिटीज में नजर आया, आपको सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, लेकिन अगर आप जरा दूर दराज के इलाके, क्योंकि मैं रशिया ट्रैवल किया उस समय जब पूरी जंग थी, वो चीजें आपको इन सिटीज के बाहर कहीं नहीं मिली, और वो भी बहुत छुटपुट, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। इलेक्शंस का यहाँ पर सुमित जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, तो साइन ऑफ वॉर फटीग को देखते हुए आपको लगता है एक मैसेज अपने ही रशियंस को देने की पुतिन कोशिश करेंगे? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एड्रेस अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, फिर आप कह सकते हैं कि अपने नेशनल्स को देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए पिछले 1 साल में जंग इस मुहाने पे पहुंच चुकी है, हमने ये बढ़त हासिल की है, लगातार हमारे देश पर जो हमला, आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही थी
कि जंग उन्होंने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। तो ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी रशियन मासेस के अंदर कि देखिए जंग जो हमने शुरुआत की थी 2 साल पूरे हो चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके और हमने अपने इलाके को सिक्योर कर लिया। हमारी जो डिपेंडेंसी, हमारे पास जो सैंक्शंस लगाए गए थे, हमने उसको ओवरकम भी कर लिया। हमारी जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल होने जा रही है। तो ये कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि अब व्लादिमीर पुतिन ना सिर्फ इस इलेक्शन से पहले ये एड्रेस करना चाहते हैं, बल्कि आप देखें कि 220 किलोमीटर की जो आप कोस्टल लाइन, जिसको हम यूक्रेन की लाइफलाइन कहा जाता है, कहते हैं कि उस कोस्टल लाइन को सिक्योर करना, अपने हाथ में लेना सबसे इंपॉर्टेंट है और रूस वो कर चुका है। चाहे वो आप क्रीमिया की बात कर लीजिए, चाहे वो ओडिशा के अंदर डिस्टर्बेंस की बात कर लीजिए, रूस ने उसको भी सेटल डाउन करना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है सुमित ये सही टाइम है ये क्वेश्चन करना कि क्या रूस गवर्न करने के लिए भी तैयार है या नहीं? इस पर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच पुतिन की धमकी के बीच नेटो का बयान। एक और बड़ी खबर, नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा, नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंध मजबूत। एक बार फिर से बता दें, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां नेटो की तरफ से भी अब पुतिन की धमकी के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा और नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंधों की मजबूती को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त है। और अब से थोड़ी ही देर बाद बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2:30 बजे का वक्त, जब राष्ट्र के नाम पुतिन का ये संबोधन होगा।